हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग हमारा एनएलएम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेशली आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो वी विल बी सीइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ, क्या हमें हेल्प करता है एंड द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थर्ड लॉ। ठीक है, पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो थर्ड लॉ होता है वो किस तरीके से हर एक एग्जाम्पल में फॉलो होता है, साथ ही साथ हमारे रियल लाइफ में हमें कहाँ देखने मिलता है। और राइट, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत कंजर्वेशन भी देखेंगे, किसका, मोमेंटम का, फ्रॉम द थर्ड लॉ। ठीक है, and that is the main topic for us today. All right, and you all know that we do study for the school examination as well as the olympiad level. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी टॉपिक स्टडी करते हैं वो स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके क्या होगा, आप अगर स्टडी करते हैं उसे तो आप एक ही साथ साइमल्टेनियसली यू कैन डेफिनेटली क्रैक बोथ द एग्जामिनेशंस, राइट। तो दिस इज सो इजी फॉर यू इफ यू स्टिक विद अस एंड स्टडी विद अस इन अ स्मार्ट मैनर। Alright, देखिए, if you want DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to do is to write the code TTB009. ठीक है, सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में TTB009 आप लिखेंगे तो फिर हमारा जो 9th क्लास का चैनल है वो अपेयर हो जाएगा and then you can join in and you can access all the DPPs and study material, plus you will be getting the notifications of the upcoming videos on different topics, right? So definitely we will be doing that also. ठीक है, now see, this is the team which is going to help you a lot. ठीक है, तो ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये टीम एक्चुअली में साइंस एंड मैथ्स पूरे सब्जेक्ट को कवर अप कर रही है एंड वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क सो दैट आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके फ्रॉम कोटा एंड मेक यू एबल टू क्रैक बोथ द एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द वेरियस ओलंपियाड्स यू चूज टू फाइट। ऑलराइट, एंड दैट इज अ मेन मोटिव, वी शुड नॉट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड, राइट। अब देखो, मैं तुम्हें जो है एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो कि हर बार मैं आपको बताती हूँ। नाउ सी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन आवर वेबसाइट एंड द वेबसाइट इज, वैसे तो अब तक तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, www.talkingtextbooks.in। जब आप talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाएंगे यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस। हाउ दीज पैकेजेस आर गोइंग टू हेल्प यू और यू शुड नो अबाउट दीज और नॉट, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, ये जो फुल पैकेज आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 लिखा हुआ है, सो बेसिकली दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट द थिंग इज कि यू विल बी गेटिंग द डेफिनेटली दीज टाइप्स ऑफ पैकेजेस ऑन दी वेबसाइट फॉर एवरी क्लास। तो ये जो पैकेजेस हैं, ये एक तो फुल पैकेज है और एक टेस्ट सीरीज है। जो फुल पैकेज है उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्योंकि उसका नाम फुल पैकेज है, दैट मीन्स सब कुछ, राइट। तो एक ऐसे बच्चे को जिसको एग्जाम क्रैक करना है, जिसने डिसाइड कर लिया है दैट ही वांट टू फाइट फॉर एनी एग्जाम बट ही वांट्स टू डिसाइड कौन सा एग्जाम उसे क्लियर करना है। ठीक है, जस्ट लाइक लेट्स से कि आपने NTSC डिसाइड किया हुआ है, कई लोग NSE-JS डिसाइड कर सकते हैं, IJS तो का फर्स्ट स्टेज, राइट, तो उसको डिसाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक एग्जाम के लिए डिसाइड हो जाते हैं कि भाई मुझे इस एग्जाम के लिए ट्राई करना है, फाइट करना है, आई वांट टू स्टडी फॉर दैट एग्जाम, उसके बाद क्योंकि अब आपका जो गोल है वो सेट है, नाउ यू नीड व्हाट, द स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर उस ओलंपियाड के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सके, उस ओलंपियाड से रिलेटेड आपको थ्योरी मिल सके, साथ ही साथ स्कूल एग्जामिनेशन को भी हमें छोड़ना नहीं है, साथ साथ करना है, तो स्कूल एग्जामिनेशन का पूरा थ्योरी आपको मिल सके, दैट इज द मेन गोल। ठीक है, तो यही स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, the theory you needed to crack the examination, that is what needed the most, right, in the comprehensive manner. Second thing what you will be getting, the live classes or the video classes, ये होगा in supported to the study material of course। तो इससे क्या होगा, आप study material में study कर सकते हैं, you can watch the videos if you have any any complications की तुम्हें कोई problem नहीं समझ में आता है या फिर कोई topic जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो you can definitely go for that। अब देखो, थर्ड फीचर, यू विल बी डूइंग द होमवर्क, क्योंकि होमवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक मतलब homework is the thing, right? You need to do the homework first, and that is the third thing you will be getting. So you got the study material, you got the live classes, you got the homework submission feature, now you are doing the homework. Now what next? Next is the test series, ठीक है, so that means you are going to be tested twice a week and that is the bi-weekly quizzes। ऑलराइट, तो आपको एक वीक में 2 बार टेस्ट देना होगा, तो इट वुड बी लाइक बहुत ही फ्रीक्वेंटली होगा, यू आर स्टडिंग एंड देन यू आर टेस्टिंग, देन स्टडिंग एंड देन टेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी टेस्टिंग होगा तो आपको पता चलेगा आपके ड्रॉबैक्स किस टॉपिक में है, दैट कौन सा टॉपिक आपके लिए वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कितना आपको स्टडी करना चाहिए अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड ऑल सच थिंग विल बी क्लियर टू यू बाय द बाई वीकली क्विज़ेस। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको ये बताते हैं कि जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कितना लेवल में कितना घुमाकर पूछा जाता है, डीपली है, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग यू शुड बी हैविंग टू अप्रोच दैट क्वेश्चंस, ये सब बातें तुम्हें पता चलती हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। सो बेसिकली पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एज ए रिहर्सल आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप जिस भी एग्जाम को फाइट कर रहे हैं उसमें क्या क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, कितने टाइम में करने होते हैं। सो ऑल सच थिंग विल बी मैनेजेबल बाय टू यू ओनली, राइट। तो बेसिकली दैट इज द थिंग यू नीड टू डू, है ना। उसके बाद आप सुन सकते हैं नेक्स्ट थिंग कि भाई ये जो पूरा का पूरा पैकेज है, इसमें सब हो गए, तुम्हारे टेस्टिंग हो गई, तुम्हें फाइनल एग्जाम के बारे में पता चल गया, उसका स्टडी मटेरियल मिल गया, उसका होमवर्क हो गया, उसके वीडियो क्लासेस हो गए। सो यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स नीडेड टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव और द स्कूल वन। ठीक है, तो ये है फुल पैकेज जो कि फुली आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, गो फॉर इट। द नेक्स्ट पैकेज इज द टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्टिंग होता है, तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसे ऐसा लगता है कि वो बहुत जो है नॉलेजेबल है, उसे पता है कि ये टॉपिक ऐसा है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा, बट अगर वो किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर सोचता है तो वी कैन डेफिनेटली से दैट कि उसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना उसे हैंडल हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, कौन सा टॉपिक उसका अभी भी वीक है, ही नीड्स टू स्टडी मोर और दैट। ये सब चीज़ें उसे क्लियर हो जाएंगी टेस्ट सीरीज के थ्रू। सो इफ़ यू आर लाइक वांट टू नो मोर अबाउट दीज पैकेजेस, यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई मुझे ये पैकेजेस खरीदने हैं, सो फॉर दैट अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू वांट टू बाय दीज पैकेजेस, सो लेट मी टेल यू अ डिस्काउंट कोड. What is that? CY Live. So if you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Right, and that is the main thing. You can definitely get that 30% discount because it is good, right? चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis, right? अब देखो तुमको रिविजन करना है, that is important because अगर आप NTSC को फाइट कर रहे हैं, अगर आप NSCGS के लिए सोच रहे हैं, so क्या होता है, जो 9th के टॉपिक्स होते हैं, जो 10th के टॉपिक्स होते हैं, वो कंबाइन होके 10th में NTSC में आते हैं, राइट, NSCGS में आते हैं, राइट. सो बेसिकली आपको क्या करना होगा, जो भी टॉपिक आप अभी पढ़ना चाह रहे हैं, जो आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे NTSC के लिए जाना है, NSCGS के लिए जाना है, तो ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं. सो मेक श्योर कि आपने जिन टॉपिक्स को पढ़ लिया है उनको बस रिवाइज करने की ही ज़रूरत पड़े, वापस पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़े. आप खुद से सोचो, अगर आप अभी इनको पढ़ने से चूक गए, अगर आप अभी इन्हें अच्छे से अपने दिमाग में सारे कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो आपको 10th में वापस से जो है 9th पढ़ना पड़ेगा, और 10th में 10th तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में 9th भी पढ़ना पड़ेगा, तो दैट वुड बी अ स्ट्रेस, राइट. तो मतलब इतना कुछ नहीं हो पाता. दैट्स वाई आई रिकमेंड कि तुम अभी से 9th के टॉपिक्स बिल्कुल सही क्लियर करते जाओ. ठीक है, साथ ही साथ टेस्टिंग के थ्रू, बार बार प्रैक्टिसिंग के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, राइट, बार बार आप वीडियो लेक्चर्स देखो ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आए. तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको अभी से 9th के टॉपिक एटलीस्ट इतने पक्के कर लो कि जब तुम 10th में जाओ ना, तो इन 9th वालों को नहीं पढ़ना पड़े, फिर तुम्हें 10th वालों को फोकस करना है, बिकॉज 10th के भी बहुत हार्ड कंसेप्ट्स होते हैं, राइट. उनको भी समझो, फिर तुम 9th का भी समझोगे, तो एक साथ 2 क्लासेस तुम कैसे पढ़ोगे, राइट. सो दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू डू इज 9th के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ताकि जब तुम 10th में NTSC के लिए फाइट करो, NSCGS के लिए फाइट करो, तो फिर ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें वापस नहीं पढ़ने पड़े, है ना. तब सिर्फ हल्का फुल्का रिवीजन एंड दैट वुड बी ऑल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू शुड रिवाइज इट अ लॉट. बार बार रिवीजन करो, 15 मिनट से रिवीजन करो, हाफ एन आवर क्वेश्चंस करते रहो, बिकॉज क्वेश्चन से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. ठीक है, एंड दैट यू शुड डू दैट. चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ऑलराइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ आज हम सीखने वाले हैं, प्लस हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सीखने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो लेक्चर है आज का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, क्योंकि उसके बाद हमारा इस चैप्टर का यानी NLM का रिवीजन होगा, और
कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होंगे एंड दैट वुड बी ऑल, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज द फाइनल लेक्चर ऑफ थ्योरी पार्ट, आई वुड लाइक टू से, राइट। थ्योरी पार्ट के लिए है लास्ट लेक्चर एंड दिस इज द थिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ थिंग्स वी आर एक्सपीरियंसिंग, हम जो अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रियल लाइफ थिंग्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट हम उनको रिलेट करना चाहते हैं कि वो चीज़ें फिजिक्स में किस नाम से जानी जाती है और हाउ एवरीथिंग बिहेव अराउंड अस यूजिंग दीज लॉज, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डज इट से। सो स्टेटमेंट तो आप लोग देख ही रहे हैं और सबको ये तो याद रह ही जाता है, भले ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ तुम भूल जाओ, भले ही न्यूटन का सेकेंड लॉ तुम भूल जाओ, लेकिन थर्ड लॉ कोई नहीं भूलता, सबको याद रहता है। एक्शन एंड रिएक्शन, राइट, बोथ आर, यू कैन से, ये दो वर्ड्स तो हर किसी को रिमेंबर रहते ही हैं। सो बीवेयर, मैं आपको आज वो बातें बताने वाली हूँ न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड जो कि बहुत कंसेप्चुअल हैं और हर किसी को पता होना चाहिए इन द डीपली मैनर। अगर आप न्यूटन के थर्ड लॉ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू वुड नो दैट, राइट। सो सी, द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज to every action there is an equal and opposite reaction, alright। so मतलब किसी भी action के लिए, right, मतलब कोई भी action अगर आप कर रहे हैं so there would be a reaction, right, equal and opposite, ठीक है। तो ये हमको जो है ध्यान में रखना है, that is the third law, this is so easy to understand, वैसे तो याद करने के लिए भी ये बहुत easy है, alright। let's understand in the through the examples, alright, through examples के थ्रू हम इसे समझते हैं। so क्या होता है जब एक बॉल वॉल को स्ट्राइक करती है, ठीक है, बॉल आती है, ठीक है, दीवार है और बॉल आ रही है, वो वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस देन, क्या तब भी ये न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ होगा, क्या वो अप्लाई होगा और होगा तो कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो क्या होता है, बॉल जब वॉल पर आकर स्ट्राइक करती है, सो बॉल आ रही है, राइट, बॉल आकर स्ट्राइक करती है वॉल को, देयर दैट इज द एक्शन, यू वुड लाइक टू से, बिकॉज दैट इज द एक्शन। और यहाँ पे एक्चुअली में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्शन वाला फोर्स है, ठीक है। एक्शन कौन ले रहा है, बॉल ले रही है, ठीक है। और एक्शन किस पे कर रही है, एक्चुअली में वो जो बॉल है वो किस पे फोर्स लगा रही है, वॉल पे, राइट, क्योंकि वो जाते ही बिल्कुल वॉल से स्ट्राइक करती है। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा एक्शन का फोर्स, ठीक है, दैट इज द फोर्स जो कि एक्शन का है एंड द एक्शन इज ऑन द वॉल, ऑलराइट। सो फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, ठीक है। नाउ सी क्या हो रहा है, बॉल जो है वो हमारी जो दीवार है उस पर फोर्स लगा रही है, सो द एक्शन इज व्हाट, एक्शन इज बॉल ने फोर्स लगाया है दीवार पे, ठीक है, दैट इज द एक्शन। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल इज द एक्शन फोर्स। Now what would be the reaction? Reaction क्या होगा, reaction होगा कि जब वो strike करती है तो वो वापस चली जाती है, instead of going into the wall, वो बॉल जो दीवार है उसे टकरा के वापस चली जाती है, that is the reaction। क्यों वो वापस गई, the reason is the reaction। Let me tell you that, look at this figure, यहाँ पे देखो आप सबके सब, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉल है now it is going in the opposite direction, ये बॉल अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एंड द रीजन इज द रिएक्शन बाय द बॉल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बातें करते हैं तो जो दूसरे वाला पर्सन होता है जिसके ऊपर भाई एक्शन किया है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है, दैट इज द थर्ड लॉ, राइट। उसका रिएक्शन क्या था, यहाँ पे दीवार का रिएक्शन क्या था कि उसने बॉल को धक्का मार दिया, उसने भी अप्लाई फोर्स किया बॉल के ऊपर एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉल जो है वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो क्या था, वो रिएक्शन था दीवार का, किस पर, बॉल पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वल इक्वल बातें चलती हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल बातें कैसे, जैसे अगर बॉल थी, ठीक है, बॉल ने आके दीवार को मारा तो दीवार ने भी अपना जो रिएक्शन दिखा दिया और उसने बॉल को मारा, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किस पर है, फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो यहाँ पे जो दीवार फोर्स लगा रही है दैट इज द रिएक्शन ऑन द बॉल। यहाँ पर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो कि जो भी चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पे आपको रिएक्शन और एक्शन पता चल रहा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, these are the forces, equal forces applied on another bodies, there are two bodies, remember that,
ठीक है, यहाँ पे दो बॉडीज हैं और एक्शन रिएक्शन को होने के लिए देयर वुड बी टू बॉडीज एवरीवेयर, ठीक है। तो दो बॉडीज का होना बहुत ज़रूरी है। एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरे बॉडी भी कोई कम नहीं है, वो भी फर्स्ट वाली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इक्वालिटी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि दीवार बहुत बड़ी है तो वो जो है थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा गुस्सा दिखा देगी, ज़्यादा फोर्स लगा देगी या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी चलती है। बॉल ने जितना भी फोर्स दीवार पे लगाया है, दीवार भी उतना ही फोर्स बॉल पे लगाएगी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दीज टू, सिर्फ दीवार और बॉल की बात हो रही है ना, और वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं विद इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड में जो दोनों फोर्सेस हैं, यानी फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ एक्शन, वो इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट कैसे होंगे? डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, हाउ वुड आई राइट इट? मैं लिखूंगी एफ एक्शन जो भी है दैट इज माइनस ऑफ एफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब बॉल ने जितना एक्शन किया, जितना फोर्स दिया किसको? दीवार को, दीवार ने भी उसको रिटर्न में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ही उसको जो है फोर्स दिया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये माइनस इज शोइंग यू द अपोजिट डायरेक्शन। एफ एक्शन एफ रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। तो अब आप इसे फटाफट से लिख लिए एंड उसके बाद भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ का ही, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो राइट इट आउट, फटाफट से आप इसको जो है राइट कर लो। चलो अब हम एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं जिससे भी तुम्हें पता चल जाएगा। दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टू स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हैं, ठीक है। लुक एट दीज, दिस इज द ए स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज द बी स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। क्या हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है बाय हुक, इनका खुद का हुक जो है उसको ऐसे टाई अप कर दिया है, ठीक है, जस्ट लाइक दे गेट कनेक्टेड। उसके बाद क्या किया गया है, जो बी वाला स्प्रिंग बैलेंस है उसका हुक हमने एक फिक्स्ड वॉल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब हमने बी स्प्रिंग बैलेंस को एक दीवार से कनेक्ट कर दिया है, उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ए का अदर साइड है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा ये स्टेटमेंट, पूरा ये कनेक्शन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ए वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका हुक है उसको पकड़ के हम लेफ्ट की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। वी आर पुलिंग इन दी लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की तरफ पुल करेंगे व्हाट वी विल ऑब्जर्व, इसमें देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, यू कैन सी हियर रीडिंग इज 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जब हमने बी स्प्रिंग बैलेंस में देखा तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन का फोर्स है। तो क्या था ऐसा जो दोनों में फोर्स बराबर आ रहा है, ऐसा क्या रीजन है? लेट मी टेल यू दैट। देखो जब हमने क्या किया, इस ए स्प्रिंग बैलेंस को खींचा, लेफ्ट की तरफ खींचा, तो व्हाट इट वुड बी, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है डेफिनेटली। ड्यू टू दैट वो क्या हो रहा है, ये खींचेगा, राइट, इसको पुल मिल रहा है, ये खींचेगा, तो इसके चक्कर में जो कनेक्टेड बी है वो भी खींचना चाहिए। दैट मीन्स कि ए स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, राइट, ठीक है। ये समझ में आता है, यू कैन सी द रीडिंग, राइट। 20 न्यूटन का फोर्स ए लगा रहा है बी पे, राइट। अब जो बी वाला स्प्रिंग बैलेंस है वो भी 20 न्यूटन का ही शो कर रहा है, ठीक है। रीजन क्यों शो कर रहा है वो भी, क्योंकि यहाँ पर जिसका जो एक्शन हो रहा है इस बी के ऊपर भी तो एक्शन हो रहा है, राइट। ये एक्शन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। एज अ रिएक्शन बी का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो क्या करे, वो ए का ही सेम टू सेम फोर्स, इक्वल फोर्स उसी पे लगाए। एंड दैट्स वाई यहाँ पे भी एज 20 न्यूटन का फोर्स एज अ रिएक्शन उसको मिलता है, एंड दैट्स वाई यू कैन सी हियर 20 न्यूटन का फोर्स एज अ रिएक्शन। सो बेसिकली ए वाला जो स्प्रिंग बैलेंस था उसने बी वाले स्प्रिंग बैलेंस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। एंड एज अ रिएक्शन व्हाट ही इज गेटिंग, बी वाला भी ए पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। So this can be definitely we can say the Newton का third law is totally valid, है ना, totally valid है। So what us
हम लोगों ने जो देखा है इसे न्यूटन के थर्ड लॉ को, दैट इज व्हाट कि भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी पक्का होगा, और वो जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, मतलब बराबर की हिस्सेदारी दोनों है की मिलेगी, दोनों की जो है एक्शन रिएक्शन, दोनों का फोर्स, दोनों का जो भी है वो बराबर होगा। ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज व्हाट द सेड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑलराइट, चलो अभी हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको न्यूटन के थर्ड लॉ को पता होनी चाहिए। सो नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन, सो आई एम गेटिंग इट स्टार मार्क्ड। तुम्हें जो है, तुम्हें भी अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लेना चाहिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन, इसका मतलब अगर सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा एक्शन भी पॉसिबल नहीं है, तुम भी एक्शन नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, लेट मी टेक द एग्जाम्पल। आप एक पेपर को हैंग करो, ठीक है, एक पेपर को कहीं पे लटका दो किसी भी फिक्स जगह से और उसके ऊपर लिखने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे बताना कि क्या आप सचमुच में लिख पा रहे हैं, मतलब पेपर को हैंग करके यू आर ट्राइंग टू राइटिंग, क्या आप लिख पा रहे हैं जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं अपने कॉपी में, बुक्स में? नहीं ना, बिकॉज आप एक्शन को ले ही नहीं सकते जब तक आपको कोई रिएक्शन ना मिले। राइट, यू नीड अ रिएक्शन सो दैट योर एक्शन बिकम पॉसिबल, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग एक हैंगिंग पेपर के ऊपर लिखना इज सो डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट डिफिकल्ट इट इज। राइट, उसके अलावा ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि एक वुडन बॉल है, ठीक है, स्फेयर है, एक वुडन स्फेयर है, उसके ऊपर तुम हाँ जो नेल होती है, ठीक है, उसको हैमर करने की कोशिश करो, ठीक है, उसको फिक्स करने की कोशिश करो, नॉट पॉसिबल। तुम जैसे ही करोगे बॉल पीछे की तरफ चल जाएगी बिकॉज इट इज हैंगिंग। राइट, तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो तुम्हारा एक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। वहीं अगर हम दीवार में उसको हैमर करने की कोशिश करें, नेल को, बहुत ईजीली हो जाता है। राइट, लेकिन उसको एक हैंगिंग वुडन बॉल पे जो है नेल को हैमर करना वुड बी डिफिकल्ट। इसी तरीके से जब हम पेपर को काट रहे होते हैं सीजर से, ठीक है, पेपर को काट रहे हैं तो सीजर के दो वो होते हैं, राइट, दो यू कैन से कटर्स होते हैं और यू कैन से शार्प एजेस होते हैं जिनके बीच में पेपर फंस के कटता है। राइट, लेकिन अगर दो की जगह सिर्फ एक ही हो तो क्या पेपर कट पाएगा? सिर्फ एक ब्लेड से पेपर कट पाएगा? विल इट बी पॉसिबल? It would be very difficult and almost impossible because there is no action without any reaction, right? Every action is getting a reaction of its own, equal and opposite, definite सी बात है। So this is important, the thing you need to understand कि अगर कोई reaction नहीं मिल पा रहा है किसी भी reason से, so your action will not be possible, there has to be a reaction, action का has to be a reaction होना ही चाहिए, right? जो रिएक्शन है वो होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा एक्शन भी बिल्कुल इम्पॉसिबल। ऑलराइट, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स एज यू कैन सी हियर। एक नेल एक वॉल में स्टिक हो जाती है इजीली ड्यू टू द रिएक्शन, डेफिनेट सी बात है, यू आर डूइंग एन एक्शन एंड एज एन रिएक्शन इट इज स्टक इनटू दैट वॉल। इसी तरह पेपर को काटना वुड बी इजी इफ यू हैव टू पेयर्स, राइट। अगर आपके पास एक ही पेयर होगा तो वो भी बहुत हार्ड होगा बिकॉज दैट एक्शन इज नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन, सो इट इज सो हार्ड। इसी तरीके से लिखने के लिए भी एक हैंगिंग पेपर पे लिखना, एक हैंगिंग पेपर पे लिखना वुड बी सो डिफिकल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम उसे दीवार के किनारे पे हैंग करके राइट कर दो तो तुम्हें रिएक्शन मिल ही रहा है, राइट। उसको कहीं इस तरीके से हैंग करो कि भाई उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं हो, राइट, पेपर को, एंड देन ट्राई टू राइट इट आउट, बहुत डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज द प्रूफ कि भाई ये जो हमारा थर्ड लॉ है दिस इज टोटली रियली एप्लीकेबल इन आवर लाइफ। हम लोग बहुत ही मतलब डीपली न्यूटन के थर्ड लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी लाइफ में, बहुत ही नॉर्मल से रिएक्शन, नॉर्मल से हमारे जो काम है अपने आसपास में, वी कैन सी दैट। ठीक है, तो ये तो तुमने कुछ एक इंपॉर्टेंट बात समझी कि नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। ऑलराइट, चलो अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट बैलेंस्ड, वो बैलेंस नहीं होते। रीजन, तुम तो बोलोगे कि भाई इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, दैट मीन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, उनका सम जीरो आता है, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसे भी स्टार मार्क कर लो सभी बच्चे, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्चुअली नॉट बैलेंस्ड। रीजन, लेट मी टेल यू रीजन, लेट मी टेल यू अ रीजन। ठीक है, देखो, जब हमने वॉल की बात देखी थी, ठीक है, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल, ये है एक बॉल, ठीक है,
अब देखो, जब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, एक बॉडी दूसरी बॉडी, पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब ये जो बॉल है ये फोर्स अप्लाई करेगी वॉल पे, ठीक है, सो दैट वुड बी एफ एक्शन, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, जो एफ एक्शन है, ये एफ एक्शन किस पे हो रहा है, वॉल पे, राइट मतलब ये जो एफ एक्शन है, जो फोर्स है, वो किस पे अप्लाई किया गया है, अप्लाइड ऑन द वॉल, राइट। तो हमने क्या किया है, एफ एक्शन को अप्लाइड ऑन वॉल, हमने दीवार पे अप्लाई किया है एक्चुअली में। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, ये जो दीवार है ये बॉल पे जाके रिएक्ट करेगी, राइट, उस पे फोर्स लगाएगी, दैट विल बी द एफ रिएक्शन। सो ये जो एफ रिएक्शन आपको मिल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाइड हो रहा है बॉल पे। तो अब तुम खुद से बताओ, देयर आर टू फोर्सेस, एक एफ एक्शन है, एक एफ रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि एफ एक्शन तो दीवार पे लग रहा है और एफ रिएक्शन बॉल पे लग रहा है, दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्सेस लग रहे हैं। और हम लोगों ने क्या बोला था, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी पे अगर दो फोर्सेस लगते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं, अपोजिट होते हैं, तब वो बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ तो देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो हम कैसे बैलेंस बोले, हम तो बैलेंस बोल ही नहीं सकते, बिकॉज अगर यहाँ पे एक बॉडी होती और दो फोर्सेस उसी बॉडी पे लग रहे होते, तब हम बोलते दैट इट इज बैलेंस। बट यहाँ पे आप देखो खुद से, एफ रिएक्शन तो दीवार पे लग रहा है, एफ रिएक्शन तो बॉल पे लग रहा है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट फोर्सेस, एक फोर्स एक पे लग रहा है, एक फोर्स एक पे लग रहा है, तो ये तो टोटली डिफरेंट हुआ, राइट, ये बैलेंस नहीं हुआ। अंडरस्टैंड इट, ये बहुत डीप कंसेप्ट है और यही आपको आगे जाके आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग को क्लियर भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से समझो कि यहाँ पे दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक बॉडी पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे बैलेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगते तब तो हम सोचते भी उसके बारे में बैलेंस होने का, बट दो फोर्सेस हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द बैलेंस कंडीशन हियर, ठीक है। सो ध्यान में रखना है, एक्शन रिएक्शन आर नॉट बैलेंस, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बैलेंस्ड, राइट, दे आर टोटली नॉट बैलेंस्ड, दे आर इक्वल, दे आर अपोजिट, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एफ एक्शन एफ रिएक्शन इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दे आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, वो बैलेंस नहीं, बिकॉज वो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, ठीक है। सो आप इसका रीजन लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो रीजन है वो रीजन ये है दैट इसका रीजन हम लिख सकते हैं, एक्शन रिएक्शन आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज both are applied on different objects. Both are applied on different objects, ठीक है। इसी वजह से action and reaction are not at all balanced, they are equal, they are opposite in direction but not balanced, ठीक है। तो अब आप इसे फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे की बातें करते हैं। एक और शायद एक अच्छा पॉइंट है आगे, तो चलो अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट है एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं और अपना अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज एंड द कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, कोई भी पेयर, ठीक है, एक इक्वल अपोजिट फोर्सेस का कोई भी पेयर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन रिएक्शन हो, ठीक है।
कैसे? लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल क्या है कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, ठीक है. इस बुक के ऊपर लेट मी टेल यू दैट कि यहाँ पे जब हम इसके ऊपर फोर्स की बात करते हैं, सो देयर वुड बी टू फोर्स. एक तो क्या है, ये जो टेबल है ये लगाएगा एक फोर्स दैट इज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये तो बात हमें पता है. टेबल के ऊपर रखी हुई जो बुक है वो क्या कर रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है. बट अब आप ध्यान से देखो कि ये नॉर्मल फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब क्या, टेबल अगर बुक पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है तो बुक को तो उड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट. उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो इसको तो उड़ जाना चाहिए, इसको तो उचक जाना चाहिए, इसे तो यहाँ नहीं रहना चाहिए. रीजन ये यहाँ क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है. तो मतलब इस बुक के ऊपर एक और ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ये बुक यहाँ है, इस टेबल पे रखी हुई है, एंड दैट इज व्हाट, mg, ठीक है, यानी कि इसका खुद का वेट. बट मुझे एक आप बात बताओ, ये जो n फोर्स है, ठीक है, ये n फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, बुक के ऊपर, ठीक है. तो ये जो n फोर्स है वो किसके ऊपर लग रहा है, अप्लाइड ऑन बुक, बुक के ऊपर लग रहा है, ठीक है. ये जो वेट है आप देख रहे हैं ये किसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये आप मुझे बताओ. ये जो वेट है वो भी बुक के ऊपर लग रहा है, क्योंकि बुक के मास की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बुक के ऊपर ही तो ये वेट फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है. सो दैट मीन्स कि ये जो वेट वाला है फोर्स, ये भी क्या हो रहा है, अप्लाइड ऑन बुक अगेन. मतलब ये नॉर्मल फोर्स भी बुक पे अप्लाई हो रहा है जो कि टेबल लगा रहा है, ठीक है. ये जो वेट है वो भी बुक पे अप्लाई हो रहा है जो कि धरती माता लगा रही है, राइट. तो ये n कौन लगा रहा है बुक पे, टेबल. ये w कौन लगा रहा है बुक पे, अर्थ. तो ये तो दो अलग अलग ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन गेट, ये बात मुझे समझ में आती है दैट आप बोलेंगे कि देखो जो नॉर्मल फोर्स है, जो वेट है वो आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं. बट मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा एक्शन रिएक्शन में नहीं होता. रिमेंबर मैंने बताया था एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, है ना. यहाँ पे एक ही बेचारी बुक के ऊपर दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से कि ये दोनों फोर्सेस हो सकता है इक्वल हो सकता है बैलेंस्ड हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, बट दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन अनलेस they get applied on two different objects. Let me tell you how they can get the action reaction. अभी ये नहीं है, these n और w ये आपस में एक action reaction pair नहीं है, because वो एक ही object पे लग रहे हैं. That's why these are not action reaction. Action reaction would be what? जैसे देखो टेबल जो है वो बुक पे फोर्स लगा रही है n, है ना, जो टेबल है वो बुक पे फोर्स लगा रही है n, तो बुक भी टेबल पे फोर्स लगाएगी, तब हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन. मतलब दोनों का पेयर होना चाहिए. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रही है तो ये वाली दूसरी ऑब्जेक्ट भी इसी पे लगानी चाहिए, किसी और पे नहीं, ठीक है, तभी जाके हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं. सो यू शुड गेट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर. कैसे मिलेगा, जब सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, बस, ठीक है. और थर्ड बॉडी का तो कंसीडर ही नहीं करते हम लोग, थर्ड बॉडी नहीं आती क्योंकि देयर इज पेयर, राइट, सिर्फ टू हो सकते हैं. अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो है बुक भी जो टेबल है वो भी बुक पे फोर्स लगा रही है, धरती माता भी बुक पे फोर्स लगा रही है. सो दीज एंड डब्ल्यू आर इक्वल, आई गेट इट, दे आर अपोजिट, आई गेट इट, बट दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है. सो यू शुड नोट इट डाउन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डू गेट इट स्टार मार्क, ठीक है. इसको स्टार मार्क भी कर लो, बहुत जरूरी है. नोट इट डाउन वेरी 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 फास्ट.
नोट कर लिया? चलो अभी हम जो है इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ. What can be the examples? So these are the examples. देखो मैंने अलग अलग कंडीशन के एग्जाम्पल्स लिए हैं. जैसे कि ये है एक हॉर्स पाइप, ठीक है. सो देखो क्या होता है, ये जो हॉर्स पाइप होता है ना, ये ऐसी जगहों में, तुम लोग को तो पता है कि ये किस जगहों में काम आता है. ये ऐसी जगह जहाँ पे आग लग जाती है. लेट्स से बिल्डिंग में किसी में आग लग जाती है तो जो है बुलाया जाता है फायरमैन को, राइट. और वो क्या करते हैं, इसी हॉर्स पाइप से जो आग है उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कहाँ आना चाहिए? वो आना चाहिए जब पानी इस हॉर्स पाइप में से बाहर निकलता है. बिकॉज देखो इसके अंदर होता है एक कंप्रेसर, ठीक है. और वो जो कंप्रेसर होता है ना, उसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ही हाई स्पीड में इस पाइप में से बाहर जाता है, ठीक है. सो द एक्शन इज कि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में बाहर जा रहा है. और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में बाहर जा रहा है तो क्या होता है, पानी किस पे फोर्स अप्लाई करता है? उस हॉर्स पाइप पे, ठीक है. अब क्योंकि उसका एक्शन है कि वो बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, ये पानी का एक्शन है, ठीक है, ड्यू टू द कंप्रेसर. तो दिस इज द एक्शन. रिएक्शन इज व्हाट, कि उस पाइप को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज द रिएक्शन. बिकॉज जो पानी है जो बहुत वेलोसिटी से निकल रहा है वो उसी पाइप पे फोर्स अप्लाई करता है. ड्यू टू दैट इस हॉर्स पाइप को पकड़ना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट. मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमको फोर्स लगाना पड़ता है टू होल्ड दैट पाइप ओनली बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है. तो द एक्शन इज वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है एंड रिएक्शन इज वही पानी क्या करता है, जो पाइप है उसके ऊपर फोर्स लगाता है. एंड ड्यू टू दैट जो पाइप है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट. सो देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन द पाइप ताकि उसे पकड़ सके हम लोग, राइट. सो देयर इज ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन. सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर अ मैन वॉकिंग. तो जब हम वॉक करते हैं दैट इज ऑल्सो एक्शन रिएक्शन. हाउ वी आर पुशिंग द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है. तो मतलब अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो वी आर लाइक डूइंग इट लाइक दिस. तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, अपने पाँव से, यू कैन सी हियर, हम कैसे रखते हैं, इस तरीके से पाँव रख के ऐसे जाते हैं, राइट, देन ऐसे जाते हैं. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, we are actually pushing the surface of the earth in the backward direction with our legs, right. तो जब हम ऐसा करते हैं तो the action is reaction. Action is what, हम पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ धरती माता को, and reaction is what, धरती माता हमें आगे की तरफ भेज रही है. That's how we are going to walk. Similarly we also get an action reaction in swimming also. Swimming हम कैसे कर पाते हैं, we push the water backwards, ठीक है, और जो वाटर है वो हमें फॉरवर्ड पुश करता है, अपोजिट एंड रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या है, थर्ड रिएक्शन यूज होता है. सो बेसिकली दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, तुम्हें रियल लाइफ में मिल सकते हैं. ट्राई टू फाइंड देम आउट, ट्राई टू वर्क देम आउट, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड यू कैन गेट दैट, ठीक है. अब हम क्या करते हैं फटाफट से, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत देख लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, रॉकेट के एग्जाम्पल्स है, गन का एग्जाम्पल है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टू, ठीक है. मोमेंटम से हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एंड दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाम से तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो लीनियर मोमेंटम है उसका हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं, नॉट दैट बचा के रख रहे हैं. कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ बचाना ही नहीं होता. बट देखो ध्यान से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई एक बॉडी का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो एज इट इज है, कांस्टेंट है. कंजर्व का मतलब द वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कंजर्वेशन, ठीक है. सो लेट मी टेल यू, और मैं टोटल उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, टोटल मोमेंटम की बात कर रही हूँ, किसी भी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो ये मैं कहाँ से लेकर आना चाहूँगी, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से लेकर आना चाहूँगी. सो लेट्स राइट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग लेकर आना चाहेंगे, व्हाट इज दैट, चेंज इन मोमेंटम. ये तो तुम्हें याद हो ही जाना चाहिए, पिछली बार तो हम पढ़ चुके हैं ना. तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड. यही हमने सीखा था.
यही चीज तो हमने सीखी थी ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज गोइंग टू गिव यू द फोर्स अप्लाइड, और फोर्स अप्लाइड जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम विद टाइम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग बोलें कि जो फोर्स है वो जीरो हो गया, ठीक है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, दिस फोर्स इज द एक्सटर्नल वन, तो अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर मेकिंग इट जीरो, सो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस F इज जीरो वी आर गोइंग टू राइट दैट। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, अगर F इज जीरो यानी कि ये फोर्स अप्लाइड इज जीरो, तो क्या होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम should be equal to zero also. Change in momentum is zero, that means there is no change in momentum is zero, and this is showing us momentum is conserved. ठीक है, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम इज जीरो है कि मतलब मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, तो मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल नहीं रहा, तो मतलब वैल्यू कांस्टेंट है, सो वी कैन से हियर दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, राइट। जब कभी भी बाहर का फोर्स जीरो होता है तब हम ऐसा बोल सकते हैं दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, विल बी कांस्टेंट, मोमेंटम विल नॉट चेंज, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसी बॉडी की बात करें जिसमें इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं बट आउटसाइड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे अगर हम बात करें अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है वी कैन टेक दैट एज अ सिस्टम, हम उसे सिस्टम ले सकते हैं बिकॉज पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी होगा और टकराएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सो इंटरनल एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रहे हैं, वो जो मोमेंटम है दैट वुड बी कांस्टेंट। लेट मी टेल यू दैट, ये जो हमने देख लिया मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट, फटाफट से इसे लिखो, देन आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड। चले आगे फटाफट से, तो चलो हम लोग एक और चीज देखते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये है ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये है ग्लास ऑफ वाटर, इसको समझो तुम, और इसके अंदर जो है पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, और इसके अंदर जो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है ना मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी अपनी वेलोसिटी है, इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास मोमेंटम है। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, दूसरे तरफ चला जाएगा, वो तीसरे से टकराएगा, चौथे से टकराएगा, ऐसे करते करते वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो मानो कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इंडिविजुअली उनका मोमेंटम है p1, ठीक है, तो लेट्स से मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेट्स से p1, ठीक है, p2, p3, ऐसे करते 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 जितना भी मॉलिक्यूल्स है लेट्स से pn, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनका सबका मोमेंटम pn है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस ग्लास के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पानी के अंदर जो पानी है उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमारा जो F है वो जीरो है, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इज व्हाट, ग्लास ऑफ वाटर, पूरा पानी जो है ग्लास के अंदर दैट इज द सिस्टम, राइट। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट वुड बी कांस्टेंट। अगर हम सभी का ऐड ऑन कर दे, सभी अलग अलग पार्टिकल्स का सारा मोमेंटम प्लस कर दे, सो वी विल बी गेटिंग व्हाट, अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, अ कांस्टेंट क्वांटिटी,
ठीक है। सो अगर यहाँ पे इस बाहर से कोई फोर्स नहीं होता है इस पानी के ऊपर, देन वी कैन राइट हियर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे करते करते हम लोग अगर Pn तक ऐड करेंगे तो दैट वुड बी अ कंजर्व्ड और यू कैन से अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट, यू कैन से मोमेंटम का कंजर्वेशन फॉर अ सिस्टम। ये है सिस्टम का कंजर्वेशन। जब अंदर के पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं तो अंदर के बात चल रही है हमसे, तब हम बोलेंगे बाहर मतलब पूरे सिस्टम के अंदर दैट वुड बी अ कांस्टेंट थिंग, दैट वुड बी अ कंजर्व थिंग, ठीक है, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अंदर के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोमेंटम नहीं बदल रहा, उनका बदल रहा है, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम की, दैट वुड बी कंजर्व बिकॉज कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो और ये भी बात ध्यान रखना, नोट कर लो, इफ ओनली इंटरनल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देखो सिर्फ इंटरनल फोर्सेज हैं, क्यों, क्योंकि अंदर चल रहे हैं ना मॉलिक्यूल, इंटरनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल चल रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, टकरा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका लीनियर मोमेंटम देखें पूरा एज अ होल सिस्टम, दैट वुड बी कंजर्व, दैट वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सभी ने देख लिया, चलो चलो अभी हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को थर्ड लॉ से लेकर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हम एक सिचुएशन लेंगे, अगेन एक सिचुएशन लेने वाले हैं। सो द सिचुएशन इज, there is a situation, this is a body of mass ma, let's say this is a A body, this is a B body, इसका मास है B, ठीक है। A बॉडी B बॉडी, A बॉडी का मास Ma, B बॉडी का मास Mb, ठीक है। और एक नया ट्विस्ट जो है वो ये है कि जो Ma वाली बॉडी है ये UA स्पीड से जा रही है, Mb वाली बॉडी UB स्पीड से जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, लेकिन UA जो है ना ये बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, लिटिल बिट फास्टर देन B, है ना। अब क्या होता है, जब कभी भी पीछे वाला जो पर्सन है और तुम आगे चल रहे हो, पीछे एक पर्सन चल रहा है और वो तुमसे ज़्यादा स्पीड में चले, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो आगे निकल जाएगा, राइट। लेकिन इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो एक ही रास्ते पे जा रहा है। अब क्योंकि ये एक ही रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी ज़्यादा, इसका वेलोसिटी कम, तो क्या होगा, ये चलते 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 जाके B से टकरा जाएगा, ठीक है। तो हम उस दौरान देखेंगे कि टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या मोमेंटम सेम रहता है, ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, लेट्स सी दिस। अब देखो क्या हुआ, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगर हम बिफोर कोलिजन की बात करें तो इसका जो है UA है इसका स्पीड और UB है इसका स्पीड। आफ्टर कोलिजन जब ये तेज स्पीड से आ रहा था, B से टकराया, टकराने के बाद B तेज स्पीड से चलने लगा और ये धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जा तो एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, ठीक है, ये इधर उधर कहीं नहीं गए हैं। A वाला जो बॉडी है वो क्या हुआ, टकराया, ठीक है, क्या हुआ, B बॉडी से टकराया, अब B तेज चलने लगा और ये A धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, ठीक है। तो देखो आफ्टर कोलिजन पे क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन में दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो अब इसका तो VA बन गया है और इसका क्या बन गया है, VB बन गया है। लेट्स इमेजिन बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होगा, वी ऑल नो दैट। चलो अब हम इसी सिनेरियो पे बेस्ड क्या करते हैं, मोमेंटम लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम देखते हैं, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन,
ठीक है, तो देखते हैं। बिफोर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन में क्या होगा, क्योंकि देखो ये जो ए बॉडी थी ये तेज स्पीड से आ रही थी, इसने बी को क्या किया, टकरा गया बी से, ठीक है। तो बी से अगर वो टकरा गया मतलब उसने कुछ ना कुछ फोर्स बी पे अप्लाई किया, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, वो होगा, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम व्हाट इट वुड बी, ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं। तो अगर हम ए का मोमेंटम की बात करते हैं तो दैट वुड बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ये होना चाहिए किसका, जब हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बी की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन के पहले, और यू कैन से आफ्टर कोलिजन। पूरे कोलिजन के टाइम पर वी आर गेटिंग कि यहाँ पर ए में कितना चेंज हुआ और बी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी की बात करते हैं। सो क्या होगा, एम बी वी बी, फाइनल वेलोसिटी इसका वी बी हो गया है, माइनस एम बी यू बी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ यू नो द यू कैन से कंजर्वेशन और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। दोनों ही बॉडीज का चेंज इन मोमेंटम हमें मिल रहा है, मतलब ए का भी मोमेंटम मिल रहा है और बी का भी मोमेंटम मिल रहा है। व्हाट इज अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ए अगर तेज वेलोसिटी से आ रहा था, ए अगर तेज वेलोसिटी से आ रहा था तो उसने बी पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब क्योंकि ए ने बी पे फोर्स अप्लाई किया तो बाय द थर्ड लॉ बी भी ए पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, और डेफिनेटली कुछ टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। सो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पे फोर्सेस निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों पे क्या करते हैं, फोर्सेस निकालते हैं। लेट मी टेल यू दैट अगेन, ठीक है। तो अब फोर्सेस लगाते हैं, वापस से जो मैं है ये डायग्राम बना देती हूँ ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दिस इज एम ए, दिस इज एम बी, और इसका इनिशियल है यू ए यू बी, वी ए फाइनल वी बी फाइनल, ठीक है। अब देखो, फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है, मतलब ए तेज गति से आ रहा था, बहुत फास्ट आ रहा था, उसने बी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो उसने कितना फोर्स लगाया, लेट्स टेल मी दैट, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। तो उसने चेंज इन मोमेंटम बाय कुछ टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय कुछ टाइम, बस इतना ही लगाया होगा। तो उसका जो फोर्स होगा मैं उसे कैसे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उसे लिख रही हूँ फोर्स बी ए, ठीक है, फोर्स बी ए, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ए का जितना जो मोमेंटम है वो होगा, यानी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल और कुछ टाइम टी, तो दैट इज इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब हम फोर्स निकालते हैं जो बी ने लगाया है ए पे, क्योंकि बी ने क्या किया होगा, थर्ड लॉ से बिल्कुल एक्चुअली इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाया होगा डेफिनेटली, राइट। तो अब हम फोर्स निकाल रहे हैं जो बी लगाएगा ए पर, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। तो आई वुड बी राइटिंग हियर ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है, बी में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वही लिखने वाला है। सो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग इन दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट लिखेंगे, यानी इक्वल लिखेंगे विद द माइनस साइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फोर्सेस को इक्वल करने वाले हैं विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चेंज कर देती हूँ ताकि हम लिख सकें। चलो अब हम लिख रहे हैं बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ
ठीक है, तो हम लिख देते हैं एफ बी ए शुड बी इक्वल टू एफ माइनस ए बी। सही बात है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो अब हम पूरा का पूरा इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से ही वैल्यूज लेकर लिख देते हैं। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है ना, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी, क्योंकि क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है ना, तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी। अब देखो टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल। ठीक है, अब हम कुछ उलटफेर करने की कोशिश करते हैं और बिफोर कोलिजन फाइनल आफ्टर कोलिजन के बारे में बताते हैं कि भाई ऐसा आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करें, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल को एक तरफ रख लेते हैं, फाइनल को एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, और यही तो एक्चुअली में हम करने जा रहे हैं, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज द कंजर्वेशन, राइट। यही कंजर्वेशन होता है कि भाई कोलाइड करने के पहले जो मोमेंटम था वो कोलाइड करने के बाद भी रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं और लेकर भी आने वाले हैं। तो हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, जो है ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी माइनस ऑफ एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ एम बी वी बी इसको मैं यहाँ लेकर आ जाती हूँ, नेगेटिव ऑफ एम ए यू ए इसको मैं उधर लेकर चल जाती हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग एम ए वी ए। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ तो वो प्लस बन जाएगा, एम बी वी बी इक्वल्स टू, अब ये जो नेगेटिव पार्ट है मैं दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ है ना, तो यहाँ पे एम बी यू बी पहले से था और मैं एम ए यू ए को लेकर आ रही हूँ जो कि प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सो अब आप देखो यहाँ पे, देखो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ वी आर ट्राइंग टू गेट। देखो आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर साबित हो गया, तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हो गया सही भाई। देखो खुद से देखो, ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, यानी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन करने के बाद जो मोमेंटम है दोनों ही बॉडीज का। ठीक है, दोनों ही बॉडीज का। ठीक है, अब देखो इनिशियल और इनिशियल, बी का इनिशियल ए का इनिशियल, दोनों का मोमेंटम दोनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज प्रूव्ड, राइट। यहाँ पे हमने जो सिस्टम लिया है वो दोनों बॉडीज ए एंड बी को मिला के सिस्टम लिया है। ठीक है, चलो इसे नोट करो एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स है। ठीक है, हम पहले ही जो है अब एक और 2-3 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, 2 एक्चुअली में। सबसे पहला तो रिकॉइल ऑफ गन, हम सबसे पहले तो ये लेने वाले हैं। अब मुझे बात एक बताओ, ये है एक राइफल, ठीक है, ये है एक राइफल गन है और क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे कि इसके ये एक लोडेड गन है। ठीक है, अगर लोडेड है तो मतलब इसके अंदर बुलेट है, राइट, इसके अंदर बुलेट है, सब रेस्ट पे है। तो जब हमने इसे फायर नहीं किया था, तो उसके पहले जो मोमेंटम है वो 0 है ना। तो हम बोलना चाहेंगे कि भाई जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है ना, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। अब हमने क्या किया, इस ट्रिगर को दबा दिया। जैसे ही इस ट्रिगर को दबाएंगे तो जो कार्टेज के अंदर पाउडर रखा होगा उसमें ब्लास्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट हमें एक रिएक्शन मिलेगा और उसकी वजह से एक बुलेट बाहर जाएगी विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, राइट। अब ये जो बुलेट है वो छोटी सी एम मास की है, स्मॉल एम मास की है और ये जिस वेलोसिटी से जाएगी वो v वेलोसिटी है। सो देयर इज मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड देयर इज ऑल्सो अ मोमेंटम ऑफ दिस
जो कि रिकॉइल गन, पीछे की तरफ झटका लगता है, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो बड़ी वाली गन है जिसका कैपिटल मास m है और कैपिटल V है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम जीरो था, राइट, अगर मुझे फाइनल मोमेंटम भी जीरो रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों का मोमेंटम शुड भी जीरो लग देना चाहिए। तो मतलब कैपिटल M यानी कि इस गन का मास, कैपिटल V यानी कि गन की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, प्लस मास ऑफ द बुलेट और स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बुलेट जो बहुत तेजी से जा रही है, दैट शुड बी जीरो, राइट। तो अगर मुझे रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो दैट शुड बी mv बाय कैपिटल M, यानी कि कैपिटल V यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी, स्मॉल m यानी कि मास ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट एक्चुअली, स्मॉल v velocity of the bullet और capital M mass of the gun. So we getting like this. ठीक है, हमें ये चीज देखने मिली है यहाँ पर, और एक्चुअली में यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, द रिकॉइल वेलोसिटी। ऑलराइट, देखो अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, mv बाय कैपिटल M। अगर तुम इसका डायरेक्शन देखना चाहते हो तो माइनस है, दैट इज शोइंग यू द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रिकॉइल वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल जो कि है उसका एग्जांपल, ठीक है, रॉकेट के एग्जांपल, मतलब रॉकेट का एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखो रॉकेट जब रेस्ट पे है, ठीक है, अगर हम बात करें कि एट रेस्ट की बात अगर हम करें तो जब रॉकेट ऑन नहीं था, ठीक है, तो वो रेस्ट पे था, सो वी कैन से द इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि भाई इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। बट जैसे ही रॉकेट ऑन हुआ तो गैसेस बाहर आई, राइट। जब गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेरी हाई स्पीड में बाहर आई तो इसका मतलब एक फोर्स किस पे लगना चाहिए, किस पे लगना चाहिए, उस पे रॉकेट पे लगना चाहिए, राइट। अब क्योंकि देखो ये है इनिशियल मोमेंटम जीरो एंड इफ आई वांट टू मेक द फाइनल मोमेंटम जीरो, अगर मैं मतलब रॉकेट के जलने के बाद, स्टार्ट होने के बाद एक्चुअली अगर फाइनल मोमेंटम को जीरो रखना चाहूंगी, सो दैट मीन्स जो गैसेस का मोमेंटम है दे हैव वेलोसिटी, राइट। तो जो गैसेस का मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, रॉकेट के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, राइट। सो P ऑफ गैसेस प्लस P ऑफ रॉकेट शुड बी जीरो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रखना चाहते हैं। ड्यू टू दैट ओनली ये पॉसिबल भी है, राइट। इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ही रॉकेट पे एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो अपर डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि अगर गैस निकल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है और कंजर्वेशन मोमेंटम रखना है, मतलब हमें कंजर्व करना है, उसका वैल्यू जीरो था पहले भी, जीरो ही रखना है। अगर ऐसा होता है, बिकॉज होता तो है ही, इसी की वजह से जब गैसेस का मोमेंटम ज़्यादा होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, सो देयर इज एन अपोजिट मोमेंटम जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, जो कि रॉकेट पे होता है, तभी रॉकेट ऊपर की तरफ जा पाता है। एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos and also do the homework because next class में हम लोग revision करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे जो हमारे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। So thank you so much. Bye.